किया है मैंने। ओके, अभी शुरू किया है। तो पहला चैप्टर जो है, ओके, आई एम सुनील यादव और मैंने बीटेक किया है एनआईटी दुर्गापुर से और मिड आईआईटी में मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल से लगभग। ठीक है। सो बेटा, फर्स्ट चैप्टर इसमें फिजिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। उसको पढ़ने में कुछ खास मजा नहीं आता, वो जब आपका क्लासरूम चालू होगा तो उसको देख लेंगे। सेकेंड चैप्टर इसमें आता है वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, आप फिजिकल क्वांटिटीज जितनी हैं, एक मिनट सतीश सर, क्लास में हूँ मैं, फोन करता हूँ थोड़ा है। तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली नहीं, मेनली 2 पार्ट से डिवाइड उनको 3 पार्ट में किया गया है, लेकिन मेनली 2 पार्ट्स हैं उसके। पहला है वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरा है स्केलर एंड थर्ड इज द टॉर्सनल क्वांटिटीज। ठीक है। टॉर्सनल क्वांटिटीज के बारे में हम रिजिड बॉडीज में पढ़ेंगे, वो एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्पेशली द स्पेशल काइंड ऑफ टॉर्सनल क्वांटिटीज। ठीक है। 2 पार्ट में फिजिक्स में सारी क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वेक्टर, सेकंड इज स्केलर, या फिर फर्स्ट इज स्केलर, सेकंड इज वेक्टर। तो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज? जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ओके, दिस इज द लैंग्वेज कि आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इसको समझेंगे कैसे हम? मान लेते हैं कि ये एक बकेट है। ठीक है। ये एक बकेट है, इसमें ऑलरेडी 5 लीटर पानी है, 5 लीटर है, 5 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने इसमें 2 लीटर ऐड किया, 2 लीटर इसमें डाल दिया। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वाटर, तो आप कहोगे सर 5 + 2, दैट इज 7 लीटर। ओके। ओके। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इससे आपने 4 लीटर निकाल लिया, 4 लीटर निकाल लिया, तो अब कितना बचा? तो आप कहोगे सर 7 उसमें ऑलरेडी था, आपने 4 निकाल लिया तो 3 लीटर बचा। ठीक है। आप कर क्या रहे हो एक्चुअली में? इस फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन के लिए आप सिंपल मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब ये काम अगर आप पुणे में करोगे तब भी यही रिजल्ट आएंगे, अगर आप मुंबई में करोगे तब भी ये रिजल्ट आएंगे, अगर आप यूएस में करोगे तब भी ये रिजल्ट आएंगे। तो क्वांटिटीज वो जिनका पोजीशन या डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल अमाउंट पे काम कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटीज हो गई फिजिकल। सिंपल टर्म में हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड फॉलोज द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन like addition, subtraction, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके। वो क्वांटिटीज जो सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो कर रही हैं और उनसे आप उनका फाइनल रिजल्ट गेन कर सकते हो, और उनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, बट केवल उसके मैग्नीट्यूड है। वो क्वांटिटीज आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होगी? वेट, मास, ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर, टाइम। These quantities are the physical quantities, sorry, scalar quantities. So what is the vector quantities? तो वेक्टर क्वांटिटी समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके। आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हेलो, हेलो, निशिता? हाँ सर, आ रही है। ओके ओके ओके। तो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हो गई बेटा जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस पॉइंट पे हो, लेट दिस इज अ पुणे, ओके, और आपको मुंबई जाना है, आपको मुंबई जाना है। तो मुंबई, मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो मुझे पता नहीं मुंबई किस डायरेक्शन में, लेकिन मैं मान लेता हूं कि यहां पर है मुंबई, एम। ठीक है। आपको एक पर्सन मिला, आपने उससे पूछा कि मुझे मुंबई जाना है, तो उसने तुमसे कहा कि 200 किलोमीटर चले जाओ, मुंबई पहुंच जाओगे। तो क्या आप 200 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे, मुंबई पहुंच जाओगे क्या? नहीं। यानी वो उसने जो इंफॉर्मेशन आपको दी है वो
एकदम सही नहीं है। अगर आपने दूसरे बंदे से पूछा, उसने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो आप मुंबई पहुंच जाओगे। तो क्या आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे? हो सकता है आप 200 नहीं 50 किलोमीटर गए, तो 50 किलोमीटर पहुंचने में आप मुंबई पहुंचोगे क्या? ऑफकोर्स मुंबई नहीं पहुंचोगे। ठीक है, एक थर्ड पर्सन मिला और उसने तुमसे कहा कि तुम्हें नॉर्थ ईस्ट में 200 किलोमीटर चलना होगा तब तुम मुंबई पहुंचोगे। तो नॉर्थ ईस्ट में 200 किलोमीटर चलोगे तो अब 100% चांसेस हैं कि आप मुंबई पहुंच जाओगे। तो इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पुणे के रिस्पेक्ट में, पुणे की लोकेशन में, इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ी। क्लियर है क्या ये पॉइंट? मैग्नीट्यूड क्या, उसका डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर जिनको प्रमोट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। द वेक्टर क्वांटिटीज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो। एक एरो से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द वेक्टर is the length of the vector is the magnitude of the vector and the direction of the vector is the direction of the vector। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द एरो इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है? तो अगर ऐसे ए और इस तरह से दो वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उस क्वांटिटी के ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे कहूंगा ए एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके ऊपर एरो लगा है तो वो मुझे साफ साफ बता रहा है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? क्लियर यहां तक? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। ओके ओके ओके। अच्छा, अब स्केलर और वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी मैथमेटिकल जो उनका ऑपरेशन था उनमें सिंपल था। अगर स्केलर हो गया ये और वेक्टर हो गया तो स्केलर क्वांटिटीज में आप सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से उसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 + 3 उसमें 5 + 3 उसमें 8 ही होगा। नहीं, वो उससे कम हो सकता है, ऑफकोर्स कम ही हो सकता है। ठीक है, ये 8 होगा ऐसा नहीं कह सकते। तो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो? तो यहाँ पे अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, वो निकालना है। तो अगर एक क्वांटिटी वेक्टर ए ये है, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी वेक्टर बी ये है, ठीक है, तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर आपको इनको ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा? वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करना होगा और इस तरह से शिफ्ट करना होगा कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पे आ जाए। वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर आ जाए। और पहली प्रॉपर्टी यहां पे क्या है? अगर आप एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पैरेलली शिफ्ट करते हो, तो वेक्टर चेंज नहीं होता। एंड अब नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? आपने ए के हेड पे बी के टेल को ऐड किया है, तो यहां से ए का ये हो गया आपका टेल और बी का हेड हो गया ये। तो फाइनली आप इसको इस तरह से ऐड कर दो तो व्हाट इज द वेक्टर सी? वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके ओके, क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, तो व्हाट इज द वेक्टर सी? वेक्टर सी इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आपने 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, अगर एक ट्रायंगल ले रहे हो, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो ऑफकोर्स सी विल लेस देन ए प्लस बी। ट्रायंगल की किसी भी लेंथ, किसी भी साइड की लेंथ रेस्ट ऑफ टू साइड की लेंथ के सम से हमेशा छोटी होती है। तो यहां पे अगर ये 2 है और ये 5 है, तो ऑफकोर्स जो सी होगा ना वो लेस देन 5 होगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि उस सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आप इनका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा वो हम 2 मिनट बाद देखेंगे। ओके, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। ऐड किया आपने तो क्या किया था? ए के हेड से बी के टेल को ऐड कर दिया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को आपने ऐड कर दिया। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर सी एंड दैट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके ओके, अगर एक वेक्टर ए है, आपने उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया या -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होता है?
वेक्टर का लेंथ सेम रहेगी, बस उसका डायरेक्शन अपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर माइनस ए। तो अगर ये है वेक्टर सी, तो व्हाट इज द वेक्टर माइनस सी, उसके पैरेलल ही होगा, उसकी लेंथ सी के बराबर होगी, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो दिस इज द वेक्टर माइनस सी। क्लियर बेटा? क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अभी अगर एक वेक्टर ए में आपको वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, आपने एडिशन देख लिया, एडिशन कैसे करते हो, अभी सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करोगे, जैसे दिस इज गिवन टू यू वेक्टर ए एंड दिस इज गिवन टू यू वेक्टर बी एंड यू हैव टू फाइंड द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आपको ये निकालना है। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, लिखा हुआ है क्या ऐसे? आप इसको इस तरह से एक्सपांड करके लिख सकते हो, वेक्टर ए में आपने वेक्टर बी को ऐड कर दिया, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐड कर दोगे, तो वेक्टर ए में आपने वेक्टर बी को ऐड कर दिया, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर सी एंड वेक्टर सी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन आपका इस तरह से करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एडिशन रूल का कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी एंड दिस इज अ वेक्टर सी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड सेकंड यू हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तुम्हें तीन वैल्यूज निकालनी है, उसका ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर देता हूं, आपको जब असाइनमेंट मिलेगा तो आप उसमें देखोगे। तो ये हो गया वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया, ऐसे हो गया ना, वेक्टर बी को पहले शिफ्ट किया तो ऐसे आया, और फिर वेक्टर बी से वेक्टर सी को आपने ऐड किया तो वो ऐसे हो गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट? अब ए के टेल से सी के हेड को आप कनेक्ट कर दोगे, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, अभी यहां पे एक क्वांटिटी निकालनी है, वेक्टर ए माइनस बी प्लस वेक्टर सी। तो इस केस में कैसे निकालोगे, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर ए एंड माइनस बी क्या हो जाएगा, दिस इज द वेक्टर माइनस बी एंड व्हाट इज द सी, दिस इज द वेक्टर माइनस सी ए प्लस सी। तो रिजल्टेंट इज दिस इज द रिजल्टेंट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है Yes, बेटा? sir. ओके Yes. ओके 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 ओके। ओके, समटाइम यू यूज द कार्टेशियन प्लेन टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? एक यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन उसका अपना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द आई कैप एंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड द जे कैप। क्लियर? ठीक है। एंड अगर आपका 3D में है तो ये क्या हुआ, ये एक प्लेन में आ गया ना बेटा, एक प्लेन में आ गया, तो 3D में क्या होगा, के कैप भी आएगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज कॉल्ड द के कैप। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. हाँ निश्चित। ओके, अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए यहां पर जिसका कोऑर्डिनेट है 7,5, ठीक है, 7,0, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है 7,0, तो इस केस में अगर ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर 1, तो इसका मैग्नीट्यूड में 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वेक्टर आर कितना हो जाएगा, 7 आई कैप, वेयर 7 इज द मैग्नीट्यूड एंड आई इज द डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके ओके, अगर यहां पर एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं, ये कोऑर्डिनेट लिया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 7,8, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 इज दिस लेंथ एंड 8 इज दिस लेंथ, 8 इज दिस लेंथ। क्लियर? क्लियर? तो अब ये वेक्टर हो गया आपका 7i और ये वाला वेक्टर हो गया आपका 7j। तो व्हाट इज दिस वेक्टर, सी वेक्टर। अगर ये कोऑर्डिनेट सी हो गया, सी वेक्टर इज व्हाट, 7i प्लस सॉरी 8j हुआ ना, ये 8j हुआ, 8 था ना कोऑर्डिनेट, तो 7i प्लस 8j, तो दैट इज द 7i प्लस 8j वेक्टर सी।
where 7 is the x component and 8 is the y component. Clear ये point? Clear ये point? Yes. 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 Okay. Okay. बहुत ही सिंपल है ये. ओके, अब यहाँ पे एक केस ले रहे हैं हम. यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे दे रखा है उसने 3,2. ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है गिवन टू यू इज 2,5. ठीक है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड R1. तो व्हाट इज द R1? R1 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप. And what is the R2 vector? R2 vector is given to you 2i cap plus 5j cap. Okay, this is the R2 vector. This is the R2 vector. ठीक है, you have to find the R1 plus R2. तो R1 R2 को इसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे ये, तो ये आपको R2 को पैरेलल शिफ्ट किया आपने यूं, तो ये क्या हुआ, R1 के हेड पे आ गया. तो दिस द रिजल्टेंट R1 plus R2, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2. ठीक है, तो व्हाट इज द वेक्टर R1 प्लस R2? तो मैं बोल देता हूं R0 इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2. ठीक है, तो व्हाट इज द R1? R1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 5j कैप. ठीक है, अब राइट नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे i में i वाला ही ऐड होता है. तो आपने कंपोनेंट फॉर्म में उसको ऐड कर रहे हो, तो i में i वाला ऐड होगा, j में j वाला ऐड होगा. सिंपली अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन i में i वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा और j में j वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा. तो r नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 5i कैप प्लस 7j कैप. क्लियर? क्लियर है? निकिता, निशिता नाम है ना, निशिता क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. ओके, R1 वेक्टर इज गिवन टू यू. R1 वेक्टर कितना दे रखा था? R1 वेक्टर दे रखा था तुम्हें 3i कैप प्लस 2j कैप. ठीक है, एंड R2 वेक्टर आपको दे रखा था 7i कैप प्लस 9j कैप. मैं बस ऐसे ले रहा हूं R2. ठीक है, दिस इज R2 वेक्टर. यू हैव टू फाइंड द वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. तो मैंने उसको बोल दिया रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर R0. तो वेक्टर R0 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. तो व्हाट इज द R2? दिस इज द R2 7i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप. ठीक है, तो ये हो गया 7i कैप माइनस 3i कैप प्लस 9 माइनस 2j कैप. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 बचा बेटा. 4i कैप प्लस 7j कैप, दैट इज द R0. R0. तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि i में i वाला सब्ट्रैक्ट होगा, j में j वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके 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 ओके. इसी तरह अगर आपका वो आ जाता है, यानी 3D में आ जाता है. 3D का कॉर्नर कैसे होता है, एक वेक्टर को आप स्पेस में डिफाइन करते हो. तो 3D को सबसे पहले आप अपने घर के रूम के कॉर्नर में देखिए, आपने प्लेन में मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस एक कॉर्नर में, और दूसरी एक्सिस जो उसके परपेंडिकुलर आपके रूम में जा रही है, दैट इज द जेड एक्सिस. तो इसको अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में शो करना है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है. रूम का कॉर्नर कुछ इस तरह से दिखेगा ना, साफ साफ दिख रहा है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. क्लियर? ये सारे एंगल 90 होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. रूम का कॉर्नर ऐसे ही दिखता है ना बेटा? हाँ सर. ओके, तो इस साइड अगर एक वेक्टर लिया है, अब क्या है कि इस साइड के यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, इस साइड के यूनिट वेक्टर को कहेंगे आप जे कैप, और इस साइड के यूनिट वेक्टर को कहेंगे आप के कैप. ठीक है, कार्टेशियन में 3 कोऑर्डिनेट डिफाइन किए गए हैं. मान लीजिए कि 3,5,7. ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है ना 3,5,7, मैं इसे हवा में नहीं ड्रॉ कर सकता, इसलिए हमें उसे प्लेन में ही ड्रॉ करना पड़ता है. ठीक है, मैं उस लाइन को हवा में नहीं ड्रॉ कर सकता ना. तो ये पॉइंट कहां पर है, एक्चुअली में ये कॉर्नर से ऐसे बोर्ड से निकला हुआ ये पॉइंट है. तो अगर इस वेक्टर आर को अभी रिप्रेजेंट करना है, तो 3 क्या हुआ, 3 यहाँ पे एक्स कंपोनेंट हो गया, 5 यहाँ पे वाई कंपोनेंट हो गया, और 7 यहाँ पे जेड कंपोनेंट हो गया. तो अभी इस वेक्टर आर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप. क्लियर? क्लियर? 3D में कोई पॉइंट दे रखा है तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? Yes. निशिता, हाँ निशिता.
ओके, दूसरा वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, वेक्टर R2 दे रखा है आपका I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। ठीक है, तो व्हाट इज द R2? R2 इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। अब यू हैव टू फाइंड द R0, दैट इज द R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो व्हाट यू हैव टू डू, 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप प्लस I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। ठीक है, तो R0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R0 इक्वल टू हो जाएगा, I में I वाला ऐड होगा, 4I कैप प्लस 7J कैप प्लस K में K वाला ऐड होगा, 7 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 7 3 10 2 12, 12K कैप। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, सिंपली अगर आप में R2 माइनस R1 निकालना है, R2 माइनस R1 निकालना है, तो I में I वाला सब्ट्रैक्ट होगा, J में J वाला सब्ट्रैक्ट होगा, K में K वाला सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पे हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप माइनस R1, वेयर इज द R1? कहां R1 कहां था? R1 कौन सा था? ये था ना R1, ये था R1, ये था R1। ठीक है, तो 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3I कैप प्लस 2 माइनस 5J कैप प्लस 5 माइनस 7K कैप। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस 2I कैप माइनस 3J कैप एंड माइनस 2K कैप। दैट इज द सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज द सब्ट्रैक्शन। ओके निकिता, क्लियर यहां तक? हाँ सर। ओके, अभी हमने इसमें एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, अब देखो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता था? अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 इंटू 8, तो 7 7 56, तो आप सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन करते थे, 7 इंटू 3 का बोल दिया मैंने आपसे, तो 21 आप आंसर बता देते थे। ठीक है, लेकिन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डॉट, एक होता है डॉट एंड दूसरा होता है क्रॉस। There are two type of multiplication. One is dot and second is cross. Cross product is called the vector product. अब देखिए क्रॉस वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट में बहुत अंतर डिफरेंस है बेटा, इसको अच्छे से याद रखना। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसके बीच में सबसे पहले तो आप क्रॉस निकालते हो। ठीक है, उससे जो आउटकम आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है सी। याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट से जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उससे जो क्वांटिटी आती है आपकी उससे रिजल्टेंट, दैट इज द क्वांटिटी सी एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आपने वेक्टर ए लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी के साथ, तो उसके बीच में आप डॉट लिखते हो। ठीक है, और उससे जो वैल्यू आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है, एंड द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। दैट इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, फॉर्मूला है बेटा, ये याद होना चाहिए। कहां से आया ये नहीं पता। डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अगर एक क्वांटिटी ए है दूसरी क्वांटिटी बी है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। ओके, इसमें देखो कहीं पर भी कोई वेक्टर की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ओके, क्लियर है क्या? डॉट और क्रॉस में डिफरेंस पता चला? हाँ सर। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता चला? नहीं। अरे तो डॉट को किस तरह से लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, और क्रॉस को किस तरह से लिखते हैं, क्रॉस लिखते हैं। अगर दो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर उसने पूछा फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप वेक्टर ए लिखोगे फिर डॉट वेक्टर बी लिखोगे। तो अगर साफ साफ यहाँ पे डॉट लिख रहे हैं ना ए और बी के बीच में, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर उसने कहा कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो आप वेक्टर ए लिखोगे, उसके बीच में फिर क्रॉस लगाओगे, वेक्टर बी लिखोगे। दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब डिफरेंस क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट होकर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होकर आएगा वो एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होंगे। तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? अभी क्लियर गया? हाँ हाँ।
आप टेंशन मत लो, ये जो वीडियो हम अभी क्लास ले रहे हैं ना, ये मैं आपको इसका ये रिकॉर्डिंग भी होती है पहले ही, इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको सेंड कर देंगे। तो इनकेस अगर आप कहीं पे डाउट ले रहे हो, डाउट आ रहा है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग को आप फॉरवर्ड देख के वहां पे क्लियर कर सकते हो। और इन केस अगर वहां पे भी क्लियर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास में व्हाट्सएप कर दो, तो हम आपको वहां पे बता देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरह से लिखेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? दैट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, मैंने आपको मॉडुलस के बारे में नहीं बताया, मैं बताता हूं अभी क्या है मॉडुलस। इनटू कॉस थीटा, क्लियर क्या? इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा मॉडुलस कार्टेशियन प्लेन में जाते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये एक वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर आर, एंड दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज द मॉडुलस? मॉडुलस इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? ये हो गया 2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3 आपका। क्लियर? क्लियर? तो व्हाट इज दिस लेंथ? तो साफ साफ पाइथागोरस लगा सकते हो ना। अगर इसका मॉडुलस हो गया आर नॉट, तो आर नॉट का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 4 प्लस 9, दैट इज 13। तो आर नॉट इक्वल टू अंडर रूट 13। ठीक है, आर नॉट इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 13। क्लियर हुआ? तो अगर मैं मॉडुलस की बात करूंगा, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, अगर एक वेक्टर ए ऐसे दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप, तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ ए निकाल लाऊंगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। क्लियर? क्लियर इतना? हाँ हाँ क्लियर। ठीक है, तो अभी एक वेक्टर इस तरह से लिखा है, मान लो वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है और 3D में दे रखा है, 3 कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इस तरह से दे रखा है। तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए? दैट इज द अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर का समेशन का सबका आप अंडर रूट निकालोगे, दैट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है बेटा? है, यस सर। निशिता, ओके 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 ओके। तो अगर ये वेक्टर ए दे रखा है, इसकी लेंथ है 5, ऑलरेडी उसने उसका मॉडुलस दे रखा है, और इसकी लेंथ है 10। ठीक है, और थीटा इक्वल दे रखा है 30 डिग्री। तो अगर आपको निकालना है व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, तो दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा 5, मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा 10, कॉस 30 कितना होता है बेटा? √3/2। आपको याद होना चाहिए, cos 30 की डिग्री वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू अंडर √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अभी यहां से ये कट जाएगा बाय 25 अंडर √3, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर? क्लियर? हाँ हाँ पक्का क्लियर है ना? यस सर। ओके ओके ओके, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं बेटा मैं। देखिए, ये एक वेक्टर यहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज द आई कैप, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इज व्हाट? जे कैप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी निकालने की कोशिश करूंगा, व्हाट इज द आई डॉट आई। ठीक है, तो आई डॉट आई, तो अगर ए डॉट बी लिखते थे आप, ए डॉट बी लिखते थे, तो क्या होता था? वो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा? अब आई भी इस डायरेक्शन में और दूसरा आई भी इस डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई डॉट आई इसका मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ आई इंटू कॉस 0, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। बेटा शायद आपको याद नहीं होगा, ये 10th में आपने किया होगा, अगर थोड़ा सा याद होगा तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ आई? अब आई इज ए यूनिट वेक्टर, तो मॉडुलस उसका कितना हो गया? 1 हो गया क्या? अगेन आई इज ए यूनिट वेक्टर, उसका मॉडुलस भी 1 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? आई डॉट आई की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली जे डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे डॉट जे की वैल्यू भी हो जाएगी 1। और सिमिलरली के डॉट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के डॉट के की वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक है, ओके।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे? तो आई डॉट जे निकालना है मुझे यहाँ पे। तो आई इज दिस, जे इज दिस, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हाट इज द आई डॉट जे? तो हम अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो दैट इज द मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ जे इंटू कॉस 90, एंड द वैल्यू ऑफ द कॉस 90 इज डिग्री इज 0। तो ये इसने क्या किया, उसने जीरो कर दिया, जीरो कर दिया पूरा। तो इसका मतलब आई डॉट जे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली जे डॉट के भी जीरो होगा, जे डॉट के भी आपका जीरो होगा, और सिमिलरली आई डॉट के भी जीरो होगा, आई डॉट के भी आपका जीरो होगा। क्लियर? अगर आपको दो वेक्टर्स निकालने हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं और उसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है आपको b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। अब आपको ए डॉट भी निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो इस केस में आप ये नहीं निकालोगे कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, उनके बीच में एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। वो तो सिंपल केस में अगर दिया होगा तब निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। तो i डॉट i आपको दे देगा 1, तो ये कितना हो जाएगा a1 b1, ठीक है। अब इस वाली का मल्टीप्लिकेशन j के साथ करोगे तो वो जीरो दे देगा। क्यों? क्योंकि i डॉट j जीरो होता है, सिमिलरली i डॉट k भी जीरो होता है। तो i डॉट i आपका a1 b1 ये दे देगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टर्म के साथ अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो देगा। अब b2 j का मल्टीप्लिकेशन i के साथ करोगे, j वाले टर्म का j कैप का मल्टीप्लिकेशन i के साथ करोगे तो वो जीरो दे देगा। लेकिन अगर आप a2j के साथ मल्टीप्लिकेशन दोगे तो कितना हो जाएगा, a2b2। क्लियर क्या? क्लियर? अब हाँ रेस्ट के साथ ये जीरो दे देगा। अब के वाले पार्ट को देखोगे तो आई के साथ मल्टीप्लिकेशन आई डॉट के जीरो होता है, मैंने बताया आपको। आई जे डॉट के भी जीरो होगा तो के डॉट के 1 होता है, तो यहां से आ जाएगा a3b3, ओके। a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। अगर तुमसे कुछ कह रहा है एग्जाम में, ऐसे कह रहा है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर उसने दे दिया वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, द एंगल बिटवीन देम इज द 90 डिग्री। तो उस केस में a डॉट b की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे बनता है क्वेश्चन। एक वेक्टर आपको दे रखा है, लेट द वेक्टर इज गिवन टू यू, वेक्टर a इक्वल टू गिवन टू यू i प्लस 2j प्लस 3k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर b इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस 5j प्लस लैम्डा के, लैम्डा इज अननोन। उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर। तो सिंपली आप क्या करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालोगे और उसको जीरो पुट करोगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालोगे, क्या होगा, आई में आई वाला प्रोडक्ट होगा तो 1 इंटू 2, या 1 है ना, तो 1 इंटू 2, और फिर जे में जे वाला ऐड होगा, मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो कितना हो गया, 12 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, -12/3, दैट इज -4। तो फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू -4, वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर। ओके ओके यस सर। ओके निकिता, ठीक है। फर्स्ट क्लास लिया हमने थोड़ा, ठीक है। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास है, आपको असाइनमेंट भेज दूंगा मैं, आप इसको ट्राई करना, ओके। जो भी नहीं आ रहा हो तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछना। आज बहुत ही बेसिक पढ़ाया है मैंने, बहुत ही हल्का सा पढ़ाया है। आप थोड़ा सा बुक खोलोगे या नोट्स लेके जाओगे तो फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर आप बायोलॉजी और मैथ्स की भी क्लास लेते हो क्या? मैं हाँ मैं मैथ्स की क्लास बाय इंटरेस्ट लेता हूँ, यानी तुम अगर आईआईटी के लिए तैयार कर रही हो तभी मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको मैथ्स। यानी मैं 12th के लिए नहीं पढ़ाता, बाय इंटरेस्ट लेता हूँ बेटा, कुछ बच्चे पढ़ते हैं मुझसे मैथ्स। तुम्हें किसने बताया? नहीं नहीं, मैं मीन्स आपको क्या मतलब, आस्क, आई एम आस्किंग जस्ट। अच्छा नहीं नहीं, वैसे तो मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ,
ठीक है? मैथ्स का 3-4 पार्ट मैं पढ़ाता हूँ, 3D पढ़ाता हूँ और आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर आप एक मेंस की या जेईई की तैयारी कर रहे हो तभी। मेरे मेरे कलीग हैं, आरिफ अंसारी सर हैं और वो मैथ्स के प्रॉपर टीचर हैं। लेकिन जैसे मेरा कभी मन हुआ मैथ्स पढ़ाने का तब मैं पढ़ा देता हूँ मैथ्स और सबको नहीं पढ़ाता। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए दूसरे टीचर से क्या? हाँ, ऑफ कोर्स बेटा, मैं सब थोड़ा ना पढ़ा सकता हूँ। सब कोई टीचर सब नहीं पढ़ा सकता। अच्छे से अच्छा टीचर तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता कभी भी। मैथ्स फिजिक्स वाला मैथ्स इसलिए पढ़ा देता है बिकॉज़ मैथ्स थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होता है और उनको थोड़ा इंटरेस्ट होता है इसलिए वो पढ़ा देते हैं। नहीं तो अगर पूरा सिलेबस पढ़ाना पड़े तो फिर उतना टाइम नहीं बचता ना बेटा कि मैथ्स बहुत टाइम लगता है मैथ्स को पढ़ाने में। तो उसके लिए मैथ्स देते हैं हम लोग, पढ़ा देते हैं। कभी-कभी ऐसे हॉबी है या बोर हो रहे हैं या फिर मन किया मैथ्स पढ़ाने का तो पढ़ा देते हैं। लेकिन प्रॉपर मैथ्स में मैं 2 ही 3 टॉपिक लेता हूँ, सारा नहीं लेता और केमिस्ट्री के लिए प्रियंका मैम है और कनिका मैम है बायो के लिए हैं। ठीक है? सर वन मोर क्वेश्चन कैन आई आस्क? हाँ, बोलो ना बेटा। हाँ मींस नीट के लिए मींस हमें कौन सा सिलेबस रेफर करना है? ये 11th का ही ना? नहीं बेटा, नीट के लिए आपको 11th देखिए मैं आपको बता दूं ना, आप ऐसा मत सोचना कि 12th में जाके 12th के पढ़ेंगे। नीट में आप जब 11th से स्टार्ट करते हो तो 11th आपका एक फाउंडेशन होता है। अगर आपका 11th बहुत स्ट्रांग है, उससे रिलेटेड आपके 12th के टॉपिक होते हैं। 11th से ही पूछा जाएगा, 12th का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है और वो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन 11th और 12th दोनों सेपरेट करके मत पढ़िए। आप मान के चलिए कि ये पूरा एक सिलेबस है 11th और 12th। ठीक है? जब हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे ना तब आपको समझ में आएगा और अभी नहीं समझ में आएगा, 4 से 5 महीने बाद समझ में आने लगेगा कि हाँ, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और रेगुलर स्टडी चाहिए होती है 6 से 7 घंटे की, सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम द स्कूल एंड क्लासेस। तो थोड़ा-सा माइंड मेकअप चाहिए होता है और टफ नहीं होता बेटा। रेगुलर अगर आप पढ़ोगे ना, रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे तो आराम से पेपर निकलता है। यानी 550 लास्ट ईयर ही मेरा एक बच्चा था उसके कितने 524 आए हैं मार्क्स हैं और वो उसने 12th में बहुत ही 11th में उसने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन 12th में उसने खूब मेहनत की और एक 524 आ गए। अभी हो गया उसका। तो अभी कौन से बुक्स रेफर करने हैं मुझे? बुक्स तुम्हें कोई रेफर नहीं करने हैं, हम बता देंगे। एससी वर्मा एक लेनी है आपको फिजिक्स में, ठीक है? और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास हर चैप्टर में 700 800 क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी और जितनी बुक्स तुम मार्केट में देखते हो उन सबको हमने कंबाइंड ऑलरेडी कर रखा है। तो उससे क्वेश्चन छाँट के हमने वो मटेरियल बना रखा है। तो उसको बस आपको जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, तो आपका पर चैप्टर के हिसाब से 700 से 800 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम नहीं, थ्योरी अभी आपको मीन्स आप जो पढ़ा रही है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो कौन से बुक्स से है, चैप्टर्स एंड ऑल? ये रेगुलर बुक्स ना 11th के? 11th की बुक बेटा सफिशिएंट नहीं होती। 11th की बुक देखिए 11th की जो बुक है आपकी, वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उसको मैक्सिमम बच्चे पढ़ के 11वीं पास हो जाएँ। वो इस तरह से डिजाइन नहीं है कि उसको पढ़ के आप नीट का पेपर क्रैक करें। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या? हाँ। हाँ, तो नीट का जब अगर आपको पेपर करना है, तो अगर आपकी 11th की मेरे ख्याल से एक्सरसाइज खोलोगे ना वेक्टर का, तो शायद 21 या 22 क्वेश्चन है ओनली। 21 या 22 अभी नया पैटर्न जो है ना उसमें एचएससी का है कि सीबीएसई का है आपका बोर्ड? एसएससी सर। अच्छा एसएससी। तो उस केस में आपका जो 12th का जो ये है आपका 11 का जो बुक है उसमें 20 से 22 क्वेश्चन है केवल। तो उतने से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो जब हम आपको देंगे तो 300 से 400 क्वेश्चन के आस-पास देंगे आपको और 300 से 400 क्वेश्चन करने भी नहीं पड़ते। आप क्या करते हो जब आप 150 के आस-पास क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आगे आपको फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगता है। तो फिर उसमें वो पार्ट फटाक से हो जाता है, बहुत जल्दी से हो जाता है वो पार्ट। आपको एक 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन तक एफर्ट मारना पड़ता है। तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और फिर आगे वाले क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत ही तेजी से हो जाते हैं। तो उसमें टेंशन नहीं लेने का है। ये है कि बस रेगुलर पढ़ते रहना है बस, रेगुलरिटी चाहिए। 5 से 6 घंटे की रेगुलरिटी अपार्ट अपार्ट फ्रॉम क्लासेस एंड स्कूल आपको इतना टाइम देना ही है। अगर घर पे उतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो इंस्टीट्यूट में अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो लोग नहीं आते हैं। तो रेगुलर में क्या होता था कि जो बच्चों को घर में टाइम नहीं मिल रहा है या स्कूल में नहीं मिल रहा है, तो वो आगे इंस्टीट्यूट में सुबेरे ही आ जाते थे, अपना शाम को जाते थे। क्लास व्लास अटेंड करके यहीं पे सेल्फ स्टडी करते थे। तो
लेकिन वो अभी रेगुलर सर स्टडी आप अभी आप पढ़ाएंगे ना, तो मैं कौन से बुक्स लेके बैठूं सामने? अच्छा, अभी तुम बोर्ड की बुक लेके बैठो। हम तुम्हें मीन्स 1 मेरी या 2 दिन एसएससी में, बोर्ड की जो मैं पढ़ रही हूँ, वो वही बुक लेके बैठूं ना? हाँ, हाँ, उसमें तुम वेक्टर देख लो, व्हाट इज़ द निल वेक्टर, व्हाट इज़ द जीरो वेक्टर, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, ठीक है? वहाँ पे थ्योरी में देख लो। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने, अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है? नहीं, मैं सिर्फ मीन्स आस्क जस्ट आई एम आस्किंग, हाँ, तो पूछ तुम रही हूँ मैं सिर्फ। तुम बेटा क्या करो, तुम आज केवल बोर्ड की बुक लेके भेजो बैठो, ठीक है? जब वो समय आएगा, यानी अगले हफ्ते से वो हम चालू करेंगे जब, तो हम तुम्हें अपनी तरफ से नोट्स देंगे, पूरा असाइनमेंट्स देंगे, होमवर्क देंगे प्रॉपर। तो तब तब वो चीज़ें होंगी। लेकिन अभी अभी ये सब चीज़ें तुम्हें बोर्ड में मिल जाएँगी, ठीक है? डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें बोर्ड में मिल जाएगा, तो तुम उसको बोर्ड की बुक उठाना। आज जो उठाओगे बुक, वो बोर्ड की बुक उठाना, ठीक है? नीट के लिए लेकिन सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है ना सर? हाँ, हाँ, हाँ। सीबीएसई को फॉलो करना है, लेकिन उसका चिंता नहीं है, हमने उसको सॉर्ट आउट करके मटेरियल ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखा है। तुम्हें उसका टेंशन नहीं लेना। तुम अगर क्लासेस को फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें स्कूल के एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेने का है। थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पार्ट उसमें है, बाकी न्यूमेरिकल तो तुम्हारे ऐसे ही होंगे, सॉल्व होंगे। इतना हम करवा देते हैं, ठीक है? ओके, तो कल केमिस्ट्री का क्लास है ना? कल 1 बजे अप्रॉक्स मैं अभी टाइम आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। 1 बजे के अप्रॉक्स आपकी क्लास होगी केमिस्ट्री की। और बायोलॉजी का? बायोलॉजी पहले फिर 2 केमिस्ट्री क्लास होंगी, फिर 2 बायोलॉजी की क्लास आपके आगे होंगी। ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम बेटा वेलकम। चलिए